मुझे एतराज़ स्टार्टिंग लफ्ज़ से ही है। अगर ये अबूरी है तो ये आइनी नहीं है, आइनी है तो ये अबूरी नहीं है। अबूरी सूबा असल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को शायद इतनी प्यास नहीं होगी, इतनी शिद्दत से ज़रूरत नहीं होगी जितना मौजूदा सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि मौजूदा जो हुकूमत जो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं है और इसको ली तो लाल से काम ले रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो सेनेट के अंदर बिल पेश किया था वो इस मकसद के लिए पेश किया था क्योंकि वो भी महरूम तबका है एक, और गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी को बखूबी वो समझते हैं, वो जानते हैं। अबूरी आइनी सूबा देने से पहले गिलगित के जो बजट है उसको कम से कम दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना करना चाहिए। अगर बजट बढ़ाए बगैर इन्होंने अबूरी आइनी सूबा अगर हुकूमत पाकिस्तान ने दे दिया तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। 70 सालों से इसी शोबे का हवाले से हम मुंतज़िर थे। इमरान खान साहब ने जो भी ऐलान किया, ये भी गवर्नमेंट इसकी हिमायत में है, उसका हम भी भरपूर हिमायत करते हैं। हम भी पाकिस्तान के अवाम की तरफ जो चारों शोबे हैं इनके अवाम की तरह हम भी अपना हक हुकूक जो है वो हमें मिलेंगे तो हम बहुत खुश हैं। इस पर हमने शुरू से ही 94 के इंतखाबात में हमने तहरीक जाफरी की तरफ से आइनी सूबे का डिमांड किया हुआ था और आज भी हम उस पर कायम हैं। आइनी सूबा इस इलाके के लिए बहुत ही अहम जो पॉलिटिकल सिचुएशन के हालात के नज़र इस इलाके को मुकम्मल सूबे की हैसियत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली के टू पाकिस्तान से मैं हूं ज़ुहैब अख्तर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम GB अफेयर्स। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे के दर्जे दिए जाने के हवाले से बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इस वक्त वफाक में जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके हवाले से जो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे के दर्जा देने के हवाले से बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर रही है और इतलात ये मौसूल हो रही है कि इसी महीने के अंदर इसका ऐलान होने जा रहा है। आज हम गिलगित के मुख्तलिफ़ मार्केटों में जाएंगे और यहाँ पर जो अवाम है उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ की जो सियासी समाजी तंजीमों के हवाले से उनके मौक़िफ़ के हवाले से हम आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन आज हम आम अवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनके मुताबिक अबूरी आइनी सूबा क्या है और इसके हवाले से अबूरी आइनी सूबे के जब दर्जा दिया जाएगा तो इससे गिलगित बल्तिस्तान को किस हद तक फ़ायदा होगा। तो आइए ज़रा लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोनादास में मौजूद हैं और यहाँ पर मार्केट में हम मौजूद हैं। एक साहब हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सेटअप के हवाले से जो एक पेशरफ्त हुई है और इतलात ही मौसूल हो रही है कि 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका ऐलान करेंगे। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी नज़र में अबूरी आइनी सूबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे नज़र के मुताबिक आइनी सूबा होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान 70 सालों से इसी शोबे का हवाले से हम मुंतज़िर थे। इमरान खान साहब ने जो भी ऐलान किया, ये भी गवर्नमेंट इसकी हिमायत में है, उसका हम भी भरपूर हिमायत करते हैं। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इससे ये भी कि आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे क्योंकि हम भी पाकिस्तान के अवाम की तरफ जो चारों शोबे हैं इनके अवाम की तरह हम भी अपना हक हुकूक जो है वो हमें मिलेंगे तो हम बहुत खुश हैं। इस पर हम इमरान खान साहब और ये भी गवर्नमेंट खुसूसन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब के CM साहब ने जो कुर्बानी दिया अपना वो टनोर 5 टनोर का, उसका हम ये भी अपने वज़ीर आला साहब के भी बेहद मशकूर हैं। सही है। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे कि अबूरी आइनी सूबे के हवाले से सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अबूरी आइनी सूबा आपकी नज़र में क्या है, क्या चीज़ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे नज़दीक भी ये है कि अगर 70 सालों से जब हम एक महरूमी का शिकार है तो अब ये है कि एक चलो कोई क्लियर सूबा ना सही, एक से मतलब ये है कि कोई पैकेज अबूरी तरस का अगर कोई हमें जो है कोई हुकूक मिलते हैं, सेनेट और कौमी असम्बली में हमें नुमाइंदगी मिलती है, हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो हम भरपूर इसकी हिमायत करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने जो है अपनी जो है टनोर का कुर्बानी देकर इस पैकेज के ऊपर काम किया। जी, आप बताइएगा कि अबूरी आइनी सूबे के हवाले से आप क्या कहते हैं, इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों का शुक्रिया कि आप यकीनन वक्तन फ़वक्तन आवाम से मिलकर उनकी राय लेते हैं, ये भी एक अच्छा शुगून है। रहा मसला सूबे का,
47 سے لے کر آج تک ہم غلامی کی زندگی تو گزار ہی رہے ہیں. یعنی ابھی وہ دل نہیں مان رہا ہے کہ وہ بات کہوں کہ ہمیں ہمیشہ امیدوں پر ہی رکھا ہے. ہمیں آئینی شعبہ تو کیا، ہمیں آئینی حقوق تو بہت دور کی بات ہے. جو زکوٰۃ خیرات کے وہاں سے آتے وہ بھی پورا یہاں نہیں ملتے ہیں. تو رہا مسئلہ صوبے کے، تو جا کے صوبہ ایک دن تو بننا ہی ہے. اس کا آخر اینڈ تو صوبے پر ہی ہونا ہے. تو عبوری بنانے کے بجائے اگر کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، جس طریقے سے انڈیا نے ایک بڑا سیٹ اپ لیا ہے اور انڈیا نے وہاں کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کیا ہے، جموں کشمیر کو، تو اسی طریقے سے پاکستان آج تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ ضم کرنے میں پتہ نہیں کون سی دباؤ پر آتی ہے اور کیوں یہ کر نہیں پا رہی ہے. اس کو کشمیر اور گلگت بلتستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ضم کر کے ایک اچھا صوبہ بنانا چاہے، آئینی صوبہ، عبوری نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، آپ لوگوں کے تاثرات جان رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ابھی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ ذرا آگے چلتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہم ایک ہوٹل میں آئے ہوئے ہیں. یہاں سے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ اس وقت عبوری آئینی سیٹ اپ کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور عبوری آئینی صوبہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی میں آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات، آپ نے جو سوال اٹھایا عبوری آئینی صوبہ کے حساب سے، تو میرا جہاں تک اندازہ ہے، کیونکہ جی بی کا اپنا ایک الگ سٹیٹس ہے اور اس کے حیثیت کو اگر اس کے مکمل سٹیٹس وفاق سے اس کو مل جاتی ہے تو اس عبوری آئینی صوبہ کے حق میں ہم بالکل خیر مقدم کرتے ہیں. تو میں اس وساطت سے میں بتاتا چلوں کہ جو عبوری صوبہ ہے، اگر اس جیسا آزاد کشمیر طرز کا اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ اگر ہمیں دینا چاہیے تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا جی بی کے ساتھ. اس سے کیا عوام کو فائدہ ہوگا عبوری صوبے سے؟ ایک سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے، پھر ابھی عبوری صوبہ آئے گا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس جہاں تک میرا تعلق ہے عبوری صوبہ سے اور جی بی کا تعلق ہے، اس میں جو ہمیں ریلیکسیشن ہے، جیسے آپ کے کچھ ٹیکس کے ایگزمپشن ہے اور آپ کو جو ہے یہ گندم کے مد میں کوئی کمپنسیٹ کر رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، اگر یہ چیزیں بحال رہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کے حکومت وقت جو سرکار ہے وہ اس جی بی کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش آئین رہے گا. صحیح ہے. آپ بتائیے گا، ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عبوری آئینی صوبہ جو ہے اس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے، آپ کی نظر میں اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ جو ہمارے پاس آپشن ہے گلگت بلتستان کے لیے، وہ اس وقت جو ہے عبوری آئینی صوبے کا ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. بعض لوگ جو ہے کشمیر طرز کے سیٹ اپ کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آل دو کی وہ بہت میرے خیال میں کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اس وقت جو ہمیں عبوری آئینی صوبہ دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گلگت بلتستان کے عوام کا کسی حد تک ان کے مسائل کا ادراک ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے وہ وفاق تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں. جس طرح میں نے پڑھا ہے کہ اس میں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی. دیکھیے جی، ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی کے شناختی کارڈ ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، وہ سب چیز جو ہے ہم اویل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں یار ہم متنازع رہنا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل، بہتر حل یہی ہے کہ ہم کسی عبوری سیٹ اپ کا حصہ بن جائے، جب تک یہ مکمل طور پہ ایک آئینی صوبہ نہیں بن سکتا. لیکن اگر عبوری صوبہ بن گیا تو جو سبسڈی بھی دی جا رہی ہے، سبسڈی بھی ختم، شاید اس کا بھی خاتمہ ہو جائے. پھر آپ کے پاس اس میں فیسلٹی ہے این سی پی گاڑیوں کی، شاید وہ بھی ختم ہو جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے ہیں، ایک پچھلے سال 5 سالوں سے ٹیکس ایگزمپٹ کیا گیا تھا، وہ دوبارہ امپوز ہو جائے. اس طریقے سے کوئی فیصلے بھی ہو؟ دیکھیے جی، یہ سب چیز جو ہے آخر کار ہونی ہے. یہ ہائیبریڈ فیسلٹیز ہے. سپوز سبسڈیز دیا جا رہا ہے یا پھر ٹیکس کی مد میں کچھ ریلیف مل رہا ہے،
या फिर एनसीपी गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन अगर ये अबूरी आइनी सूबा बन गया, जिस तरह मैंने अपोजिशन लीडर का भी बयान पढ़ा है, हुकूमती वज़रा की भी मैंने बयान पढ़ा है कि वो कह रहे नहीं, इन्हीं मराहत के साथ ही आपको अबूरी आइनी सूबा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर उन्हीं मराहत के साथ अबूरी आइनी सूबा दिया जा रहा है तो इससे ज़्यादा बेहतर और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। सही है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि इस वक्त अबूरी आइनी सूबे के हवाले से वफाक में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका ऐलान करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी आइनी सूबे के हवाले से। आप क्या समझते हैं, अबूरी आइनी सूबा क्या है, इससे अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि गाहे बागा है आप जनाब गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को इक़्तिदार आला तक पहुँचाने के लिए आप अच्छी ख्वाहिश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मुझे एतराज़ स्टार्टिंग लफ्ज़ से ही है कि देखिए इस कुर्रे अरस में दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, अगर ये अबूरी है तो ये आइनी नहीं है, अगर कोई ये दावा करता है कि ये आइनी है तो ये अबूरी नहीं है। सबसे पहली बात, इसका फ्रॉड जो है यहाँ से शुरू होता है। अबूरी और आइनी, अबूरी के साथ आइनी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अब तक जनाब अली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल नहीं है, और अगर हमारी बात जब अगर किसी को असर नहीं हो रहा है तो आप जनाब अली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरव्यू आई थिंक 2019 में उन्होंने जो बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो ये एक मुतनाज़ा खित्ता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 74 सालों से इंतज़ार में थे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शायद हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो जाएंगे। इन्हें शायद इन मामलात का नहीं मालूम था। तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को शायद इतनी प्यास नहीं होगी, इतनी शिद्दत से ज़रूरत नहीं होगी जितना मौजूदा सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो ज़रूरत है, इसको अबूरी बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे अवाम को इतनी ज़रूरत नहीं है। हकीकत ये है कि एक तरफ हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, चाइना है, उसका भी प्रेशर है, और दूसरी बात हमारी जो अवाम है, जनरल अवाम जहाँ हम बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, अवाम ये समझती है कि वैसे भी हमारे तमाम वसाइल पर जनाब इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, और अपने तई इस अबूरी की आड़ में हमारे वसाइल को अपने लिए हलाल करना चाहते हैं, और अबूरी के बाद जो मामलात होंगे वो बहुत इंतहाई तशवीशनाक है। तो इसीलिए यहाँ पर हर आदमी और हर बाशऊर आदमी का जनाब अली ये डिमांड है कि अगर आप बना ही रहे हैं, वाकई आप मुखलिस हैं, तो टिल द डिसीजन ऑफ कश्मीर हमें कश्मीर तरस का वो सेटअप जो बाख्तियार सेटअप बनाकर हमें दिया जाए, तो ये हमारा डिमांड है। इसके अलावा मैं लास्ट में एक बात कहूँ, फिर साथ हम ये डिमांड दे रहे हैं कि अगर आप वाकई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से, गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफिया से जनाब अली आप मुखलिस हैं, तो आप ऐसे करें, करेंसी आपकी हो गई, अच्छा दिफा आपका हो गया, और खारिजा आपका, और खारिजा में जनाब अली हमारे नुमाइंदगी हो, आप आ जाएँ। बाकी निचले तमाम मामलात जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के होना चाहिए, ये हाल है। इसके अलावा ये अबूरी सरासर एक धोखा है, एक फ़राड है, धूल जोगने के मुतरादिफ है। दूसरी बात, वो हज़रात जो अबूरी का जनाब अली वकालत कर रहे फिर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनाब अली एक असम्बली से दूसरा असम्बली पहुँचने के लिए उनकी ख्वाहिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग ये समझते हैं अगर असम्बली में पहुँच के मामलात हल होते हैं तो बलोचिस्तान असम्बली सबसे तगड़ी असम्बली है, बलोचिस्तान की कौम भी तगड़ी है, वहाँ के एमएनएस भी तगड़े बोलते हैं, लेकिन जो वसाइल बलोचिस्तान से निकल रहे हैं वो उन वसाइल से महरूम है। सिंध के अंदर जनाब अली इतना आलूदा पानी है कि एक मुर्गा पानी पी के मर जाता है। अगर असम्बली में पहुँचने से मसाइल हल होते तो वहाँ होते। अच्छा, मैं सबसे अहम बात बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें अगर अबूरी में कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ये समझते हैं, उनको मेरी ये सजेशन है, हमारे एमएनएस को, हमारे वज़रा को, आप ऐसा करें, गिलगित बल्तिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ात जो आम आदमी समझता है, तो यकीनन आप भी समझते होंगे तहफ़्फ़ुज़ात, इन तहफ़्फ़ुज़ात का एक मसवदा आप तैयार करें, जो खदशात हमारे अंदर हैं, एक मसवदा तैयार करें, करने के बाद उस मसवदे पर डिबेट करें असम्बली में, चाहे वसाइल के हवाले से हों, जोग्राफिया हवाले से हों, नौकरियों के हवाले से हो, तमाम जो मामला थे। इसके अलावा रॉयल्टी आपने देखा रिसेंटली हाल ही में आज़ाद कश्मीर को 12 अरब रुपए दिए जा रहे हैं पानी का, और हमारे लिए कोई रॉयल्टी नहीं। इन रॉयल्टीज़ के हवाले से मुकम्मल तौर पर अपने इलाके का दिफा करके एक मसौदा आप तैयार करें, तैयार करने के बाद असम्बली में पेश करें, डिबेट करें, वो दे दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर हो सकता है कुछ हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मंजूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि
कि गिलगित बल्तिस्तान को जो अबूरी आइनी सूबे के हवाले से जो एक फ़ैसला लिया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इससे आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबूरी आइनी सूबा देने से पहले गिलगित के जो बजट है उसको कम से कम दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना करना चाहिए। अगर बजट बढ़ाए बगैर इन्होंने अबूरी आइनी सूबा अगर हुकूमत पाकिस्तान ने दे दिया तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। जो बजट है उसमें से जो गैर तरक्याती बजट 2 हिस्सों में तकसीम होता है बजट, एक गैर तरक्याती बजट होता है, एक तरक्याती बजट होता है। तो जो गैर तरक्याती बजट है जिसमें से थोड़ा रकम जो है ना वो महकमों को मिल जाते हैं, वो सारी रकम जो है ना महकमों से उठा के ये जो कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबर हैं उनके प्रोटोकॉल पे खर्च हो जाएगा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। देने से पहले बजट को कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ा के फिर देना चाहिए इनको अबूरी आइनी सूबा। सही। अगर अबूरी आइनी सूबे की तरफ ये जाते हैं बजट के अलावा आम पब्लिक के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि लोग ये कहते हैं कि इसमें 4 जो लोग हैं वो कौमी असम्बली तक जाएंगे, उनका फ़ायदा होगा, बाकी आवाम का नहीं होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा? जो बंदा ये कहता है कि 4, 5 या 10 बंदों को फ़ायदा होगा, बिल्कुल सच कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह होगा। 4, 5 बंदे जो है ना इस्लामाबाद पे जाएंगे, वहाँ जाके वो जो है ना मकानात ले लेंगे, उनकी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, उनका प्रोटोकॉल होगा और सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा, बाकी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से, अबूरी आइनी सूबे के हवाले से। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, आप बताइएगा कि इस वक्त वफाक में अबूरी आइनी सूबे के हवाले से जो एक फ़ैसला लिया जा रहा है, 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका ऐलान करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अबूरी आइनी सूबा है क्या चीज़ और इससे अवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबूरी सूबा असल में बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पीपल्स पार्टी का एक देरीना ख्वाब था। पीपल्स पार्टी की डिमांड थी, अवाम की डिमांड थी। अगरचे अवाम जो है मुकम्मल आइनी सूबा मांगते हैं, लेकिन चूँकि तनाज़े कश्मीर के फ़रीक होने की हैसियत से इसके लिए मुमकिन नहीं था। और पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस अमजद एडवोकेट ने न सिर्फ अपोजिशन को इकट्ठा किया बल्कि हुकूमत को भी इस बात पर मजबूर कर दिया था कि अबूरी सूबे के लिए सब इकट्ठे हो जाएँ। और मुश्तरका तौर पर, तारीख़ी तौर पर पहली मरतबा मुश्तरका करारदाद पास हुई है। इससे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने, अवाम ने इसको सराहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौजूदा जो हुकूमत जो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के, वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं है और इसको लीतुलाल से काम ले रही है। यही वजह थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो सेनेट के अंदर बिल पेश किया था वो इस मकसद के लिए पेश किया था, चूँकि वो भी महरूम तबका है एक, और गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी को बखूबी वो समझते हैं, वो जानते हैं। इनको भागने नहीं देने के लिए बाप ने जो है वो करारदाद पेश की थी, बिल पेश किया था। अब बदकिस्मती ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब मेंबरान वज़रा इस पर लीतुलाल से काम ले रहे हैं, इसको पस पेश कर रहे हैं, वो भागना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हक़ मिल्कियत और हक़ हाकिमियत के कायद गिलगित बल्तिस्तान जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट जो है इनको भागने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी उनको भागने नहीं देंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनको भागने नहीं देंगे। अगर ये मुखलिस हैं तो लामहला सेनेट के अंदर जो है अपनी खिदमत पेश करें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लोग जो है, अब हुकूमत जो है वो तकसीम हो चुकी है इस बात पर। कुछ कहते हैं कि जनाब अली, चूँकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है ये बिल पेश किया, इसलिए हमें जो है इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, जिसमें आपके वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून जो पेश हैं। और ये बदकिस्मती है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की और उन लोगों की बदकिस्मती है जिनको मुंतखब किया था, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना मसीहा समझा था, वही डाका डाल रहे हैं और इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान की पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI इनको चाहिए थी कि मुखालिफत करते, लेकिन इन्होंने हमेशा खंदा पेशानी के साथ सर तस्लीम खम किया और ये कहा कि चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का देरीना मसला है और हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी का शुक्रिया अदा किया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने उसका शुक्रिया अदा किया है कि इसलिए कि तहरीक पाकिस्तान अवामी PTI जो है वो भागना चाह रही थी। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बलूचिस्तान की अवामी पार्टी ने जो है हमारे ऊपर एहसान किया है। हम उनका न सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर इंशाअल्लाह ताला हम उनको गले लगाना चाहते हैं। उन्होंने हमारे मसाइल को समझा और उसकी निशानदेही की। अब ये 23 मार्च वाली जो कहानी है, ये चूँकि PTI जो है ये भागना चाह रही है, ये मुझे नहीं लगता है। हमने पहले भी अपने मुख्तलिफ इंटरेस्ट में कहा था
کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جو ہے عبوری آئینی صوبہ بنا کے دے دیں. یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو انشاءاللہ تعالی نہ ان کو بھاگنے دے گی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہاں پر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ہم گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے. عوامی جو حکومتی ارکان ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ گلگت بلتستان کے عوام کے دعاؤں کے سے امجد ایڈوکیٹ کی قیادت میں ہم مکمل یعنی آئینی صوبہ تو خیر نہیں لے سکتے, لیکن عبوری آئینی صوبہ ہم لے کے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام کو ان کو بھگا کر عبوری آئینی صوبہ بنا کر ہم انشاءاللہ تعالی یہ خوشخبری دے دیں گے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سابق منسٹر واٹر اینڈ پاور دیدار علی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بھی ذرا جانتے ہیں. دیدار صاحب, وفاق میں اس وقت عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور فیصلہ لیا گیا ہے, اور 23 مارچ کو بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس کا اعلان کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں عبوری آئینی صوبہ کیا ہے, اور اس سے گلگت بلتستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے شروع سے ہی 94 کے انتخابات میں ہم نے تحریک جعفری کی طرف سے آئینی صوبے کا ڈیمانڈ کیا ہوا تھا, اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. آئینی صوبہ اس علاقے کے لیے بہت ہی اہم ہے, اور یہ جو پولیٹیکل سچویشن گلگت بلتستان کی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, اور اس لیے چونکہ کشمیر کے ہم حصہ نہیں رہے ہیں, چونکہ کشمیر کے اس مسئلے کے ساتھ ہم منسلک رہے ہیں, لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کو جو پولیٹیکل سچویشن کے حالات کے نظر اس علاقے کو مکمل صوبے کی حیثیت دی جائے تو یہاں پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا, اور اس علاقے کے لیے بھی بہت بہتر, کیونکہ اس علاقے کا جو پولیٹیکل سچویشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ عام عوام کو اس فیصلے کے بعد عام عوام تک جو ہے کہ وہ فائدہ کس طرح سے فائدہ ان کو ہوگا؟ دیکھیں نا, آج پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں, اور ساتھ ہی اور وفاق کی ایک حکومت ہے. آج بھی یہاں پر وہ مراحت جو ہم وہاں پاکستان کو دے رہے ہیں وہ مراحت ہمیں بھی دیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. صحیح ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے آپ نے گلگت کے جو عوام ہیں ان کا موقف آپ نے سنا کہ عوام کیا کہتی ہے, اور اتفاقاً ہمیں چند سابق وزراء اور پھر سیاسی رہنما بھی ہمیں ملے جن سے بھی ہم نے بات کی, انہوں نے بھی اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا. یہاں پر ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.